हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज आपके आरआरबी ग्रुप डी मॉक टेस्ट नंबर तीसरा है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ एक से लेकर मॉक टेस्ट नंबर 2 आप जरूर देख चुके होंगे। तो साथ ही टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके आरआरबी ग्रुप डी 2022 में दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं साथीगण, तो पोंगल जो आपके करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, आइए पोंगल से जानते हैं कि आपके एग्जाम में और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि पोंगल बेसिकली कितने तारीख को मनाया जाता है, तो बेसिकली 14 जनवरी को मनाया जाता है। और पोंगल बेसिकली भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं, बेसिकली पोंगल आपके 3 प्रकार से होते हैं, जिसमें से पहला जो आपके भेंगी पोंगल, दूसरा अगर मैं बात करूं तो थाई पोंगल, और अगर मैं तीसरा बात करूं तो मट्टू पोंगल। ये तीनों दोस्तों प्रकार आपके पोंगल से आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि 14 जनवरी के और आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली मकर संक्रांति भी आपके 14 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं दोस्तों, तो वहाँ पौष संक्रांति जो बेसिकली 14 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी दोस्तों बेसिकली पॉइंट याद रखना, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं उगादी की बात करूं दोस्तों, बेसिकली कर्नाटक आंध्र प्रदेश में आपके उगादी फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर मैं गुड़ी पड़वा की बात करूं दोस्तों, तो ये बेसिकली भारत के महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। अगर मैं साथीगण ओणम की बात करूं, तो बेसिकली केरल में ओणम मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं ओणम, तो बेसिकली 10 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें से पहला दिन अगर मैं बात करूं ओणम का, तो अथम आ जाएगा। और वहीं अगर मैं ओणम का 10वां दिन की बात करूं, तो बेसिकली थिरु ओणम आ जाएगा। ये दोस्तों आपको याद रखना है। और साथीगण, अगर आपको क्वेश्चन और उनका एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगे ना साथीगण, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों, है ना। और अगर दोस्तों आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो जोश एग्जाम मैग्नेट जो कि टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जाके जुड़िएगा। और वहाँ दोस्तों इस क्लास का फ्री अपडेट जो कि पीडीएफ दिया जाता है दोस्तों, क्लास अपडेट, जॉब अलर्ट, ये सारे दोस्तों जो कि जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों डाला जाता है। आप जाके वहाँ से जरूर जुड़िएगा साथीगण। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो साथीगण अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो बेसिकली 51 आर्टिकल ये के तहत इसके बारे में जिक्र किया गया है। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लाया गया था। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपके एग्जाम में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके 11 का 11 मौलिक कर्तव्य फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आइए कुछ रिवीजन करते हैं। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 51 ये 1 की, तो बेसिकली संविधान की पालन करें, ये बेसिकली आर्टिकल 51 ये 1 के तहत कहा गया। अगर मैं आर्टिकल 51 ये 3 की बात करूं, तो भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता की रक्षा के बारे में कहा गया। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि आर्टिकल 51 ये 3 में बेसिकली भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता के बारे में कहा गया। अगर मैं आर्टिकल 51 ये 7 में बात करूं, तो प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों रक्षा करने के बारे में कहा गया है, ये भी बेसिकली याद रखिएगा। अगर मैं आर्टिकल 51 ये 9 की बात करूं साथीगण, तो उसमें कहा गया कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करना, ये भी बेसिकली आपको याद रखना है। और आर्टिकल 51 ये 11 में दोस्तों क्या कहा गया है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत दोस्तों जोड़ा गया था। और दोस्तों आपको एटलीस्ट दोस्तों आर्टिकल 51 ये से 11 का 11 मौलिक कर्तव्य दोस्तों याद होना चाहिए दोस्तों। वाकई में आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आर्टिकल 244 की बात करूं, तो उसमें से अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 244 में कहा गया दोस्तों, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर मैं आर्टिकल 13 की बात करूं दोस्तों, तो आर्टिकल 13 में कहा गया कि कोई भी राज्य सरकार अगर कोई भी ऐसा कानून अगर बनाता है जिससे अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, मौलिक अधिकार का विनाश हो, तो उसे स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा, जो आपके आर्टिकल 13 में कहा गया है। ये भी दोस्तों बेसिकली आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन साथीगण कि संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को सूची के आधार पर बेसिकली विभाजित किया गया था। तो 3 सूचियों में विभाजित किया गया था। समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, ये तीनों सूचियों आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि 3 सूचियों के बारे में हमारे किस अनुसूची में कहा गया, तो 7वां अनुसूची में कहा गया है। जो बेसिकली संघ सूची की बात करूं तो उसमें अभी आपके 100 सीट है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं राज्य सूची की बात करूं तो अभी 61 सीट है, और वहीं अगर मैं समवर्ती की बात करूं तो उसमें से 52 सब्जेक्ट है। 100 विषय, 61 विषय और 52 विषय आपको याद रखना है। अगर मैं पुनः बोल रहा हूँ कि संघ सूची की बात करूँ तो अभी वर्तमान में 100 विषय है। अगर मैं राज्य की बात करूँ तो 61 विषय है, और वहीं समवर्ती की बात करूँ तो 52 विषय है। ये तीनों पॉइंट बेसिकली आपको याद रखना है। अगर मैं केंद्र और राज्य के बारे में बात करूँ दोस्तों तो भाग 11 में हमारे संविधान में जिक्र किया गया है। आर्टिकल की मैं बात करूँ तो 245 से लेकर 255 के बीच आपके केंद्र एवं राज्य के बारे में कहा गया है। और अगर मैं केंद्र और राज्य की शक्तियों की बात कहूँ दोस्तों तो बेसिकली हमारे संविधान में कनाडा के संविधान से लाया गया था। ये भी बेसिकली आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होती है, बेसिकली क्या कहा जाता है दोस्तों। आपके एग्जाम में ये जितने भी अभिक्रिया दोस्तों, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया आ जाएगा कि वैसे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान किया जाता है ना, उसे को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर मैं विस्थापन अभिक्रिया की बात करूं कि जब अणु में एक परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी अन्य परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है ना, तो बेसिकली उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। आपको बेसिकली याद रखना दोस्तों हमेशा विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और साथ ही एक संयोजन अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ की निर्माण करता है, उसे बेसिकली संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये तीनों अभिक्रिया से क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में टैरिफिक और व्यापार का सामान्य समझौता जैसे कि गाटा का सदस्य बेसिकली कब बना था, ये भी दोस्तों आपके एनटीपीसी में गाटा से संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं साथीगण इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो बेसिकली भारत 1948 में जो कि शामिल हुआ था। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि 1948 में गाटा जो कि भारत में शामिल हुआ था, लेकिन गाटा का अगर मैं मुख्यालय की बात करूं दोस्तों तो जेनेवा आ जाएगा। ये भी बेसिकली पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। और हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में जेनेवा से मुख्यालय से संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। WTO का मुख्यालय कहाँ है, हमेशा दोस्तों आपके जेनेवा से रिलेटेड करके बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अनुवांशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में मेंडल ने बेसिकली क्या खोज की। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो एक पीढ़ी की सभी संतानों माता पिता में से किसी एक जैसी प्रतीत होती है। दूसरा पॉइंट कहता है कि लक्षण हार्मोन के उत्पादन के कारण व्यक्त होता है। स्वयं निषेचन केवल पैतृक लक्षण दर्शाता है। और चौथा पॉइंट बोल रखा है कि लैंगिक रूप में प्रजनन करने वाले जीव में कारकों का एक जोड़ा उनकी विशेषता को परिभाषित करता है, जो बेसिकली ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर सही आ जाएगा। साथीगण कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मारिए और दोस्तों क्लास खत्म हो जाए एक बार रिवीजन कीजिए। और नहीं तो दोस्तों अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में जाके जुड़िएगा दोस्तों। वहाँ इस क्लास का PDF दोस्तों अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से जाके आप ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है बेसिकली उसे क्या कहलाता है। ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में साइंस से इस तरीके से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और अगर मैं बात करूं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है उसे बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ये भी बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अष्टक नियम की खोज किसने की थी तथा इसकी तुलना में संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से किसने की, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में आवर्त सारणी से डॉबर्नियर, न्यूलैंड्स, मेंडलीव इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आज आइए इनके बारे में पूरा जानते हैं कि जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं। और इस क्वेश्चन का बेसिकली अष्टक के नियम आपके जॉन न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था, जो पहला पॉइंट आपको बेसिकली याद रखना है।
अगर दोस्तों मैं डॉबरनियर की बात करूँ तो डॉबरनियर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1817 में, बेसिकली डॉबरनियर से क्या क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, 1817 में 3 तत्वों का त्रिक बनाया जिसे परमाणु के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता है। ये दोस्तों आपको स्टेटमेंट याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में हमेशा इनसे डॉबरनियर से पूछा जाता है कि किस प्रकार से उन्होंने वस्तुओं को अरेंज करके रखा था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर साथीगण मैं न्यूलैंड्स की बात करूं तो इन्होंने किस तरह से व्यवस्थित किया था कि जब तत्वों को उनके कुल परमाणु द्रव्यमान द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो हर 8वें तत्व में पहले तत्व के समान ही भौतिक रूप में रासायनिक गुण होता है। दोस्तों ये भी बेसिकली आपके न्यूलैंड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं मेंडलीव से बात करूं तो कुल मेंडलीव ने 63 तत्व दिया था, जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीव ने कुल कितने तत्वों की दिया था, तो बेसिकली 63 तत्व। और अगर मैं बात करूं दोस्तों बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के संदर्भ में व्यवस्थित तरीके से अगर किसने किया था, तो बेसिकली मेंडलीव के द्वारा किया गया था। ये भी बेसिकली पॉइंट याद रखना है। अगला साथीगण क्वेश्चन की तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा जो परिवार का एक प्रकार से सदस्य है, तो बेसिकली द्रविड़ जो एक प्रकार के परिवार का सदस्य है। दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों क्लासिकल लैंग्वेज से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली तमिल जो आपके प्रमुख लैंग्वेज है 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया गया था, आपको बेसिकली याद रखना है। दोस्तों अगर मैं बात करूं अभी वर्तमान में क्लासिकल लैंग्वेज कितना है, जो बेसिकली 11 है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि 2025 में 2024 में कितने क्लासिकल लैंग्वेज को ऐड किया गया था, तो उसमें से 5 क्लासिकल लैंग्वेज को ऐड किया था, जो बेसिकली अभी कल के जो 17 तारीख के सेकेंड शिफ्टों में दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन बेसिकली पूछ रखा था। तो दोस्तों आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो बेसिकली आपको 11 का 11 क्लासिकल लैंग्वेज याद होना चाहिए कि कब कब उसे शामिल किया गया था। दोस्तों आपके एग्जाम में दक्षिण भारत से संबंधित द्रविड़ शैली से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि द्रविड़ शैली से कुछ अगर मंदिर की बात करूं तो मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर और रामेश्वरम मंदिर, ये बेसिकली आपके द्रविड़ शैली से और बेसिकली भारत के बहुत इंपॉर्टेंट मंदिरों में से दोस्तों बेसिकली आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की अगर बात करूं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय बेसिकली कहाँ स्थित है, दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर आंसर की बात करूं तो नई दिल्ली आ जाएगा। और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथीगण को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह भी दोस्तों बेसिकली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो बेसिकली बैरन द्वीप इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं हाइलॉक द्वीप की बात करूं तो ये भी बेसिकली अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का न्याय चार्टर और न्यू चार्टर ऑफ सैलरी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके भारत सरकार अधिनियम से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली दोस्तों संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। बर्मा को भारत से अलग बेसिकली भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। ये भी दोस्तों बेसिकली एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है। अगर मैं भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात करूं तो पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। ये भी दोस्तों बेसिकली पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का जो कि बैंक है, तो तमिलनाडु मार्केटिंग बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडसइंड बैंक और बैंक बंधन। और अगर साथीगण मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो इंडियन ओवरसीज बैंक जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तनशील लागत या उत्पादित उत्पाद इकाइयों बराबर जिससे कि क्या होगा, तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो औसत परिवर्तनशील लागत जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तनशील लागत जो कि उत्पादित उत्पाद की इकाई बराबर औसत परिवर्तनशील, जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है, जिसमें से गलत विकल्प का चयन कीजिए,
आकार में बहुत छोटा होता है। झिल्ली द्वारा परिबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। एकल गुणसूत्र होता है। केंद्रक क्षेत्र को केंद्र काभ के रूप में जाना जाता है। और अगर साथीगण मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो झिल्ली द्वारा परिबद्ध कोशिकांग उपस्थित होता है, जो बेसिकली 15 का ऑप्शन नंबर 2 आपको आ जाएगा। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो दोस्तों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट मार के एक बार जरूर रिवीजन करना। और दोस्तों अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जाइएगा और वहाँ दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ दोस्तों डाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि टूथपेस्ट आमतौर पर जो प्राकृतिक में होता है बेसिकली हानिकारक, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय। और बेसिकली जो टूथपेस्ट होता है ना आपके हमेशा दोस्तों क्षारीय होता है, हमेशा दोस्तों क्षारीय, उदासीन और अम्लीय से रेलवे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से दोस्तों अभी आपके टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ जाके दोस्तों 2024 वाला लास्ट दिसंबर का पेपर आप देख लीजिएगा। हर एक शिफ्ट में दोस्तों 2 से 3 पेपर आपके अम्लीय, उदासीन और क्षारीय से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों पीएच जो होता है सो 0 से लेकर 14 तक होता है। जो बीच में होता है 7 सो बेसिकली उदासीन होता है। और 7 से कम अगर बात हो तो बेसिकली अम्लीय, और 7 से अधिक होता है तो बेसिकली क्षारीय होता है। ये आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना दोस्तों। हमेशा नींबू का पीएच मान, जल का पीएच मान, HCl का पीएच मान, आंसू का पीएच मान, इनसे संबंधित बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस अणु में 3 कार्बन परमाणु होता है? अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो बेसिकली दोस्तों पायरुविक अम्ल, जिसमें अणु के 3 परमाणु कार्बन परमाणु होता है, जो बेसिकली आपको याद रखना है। साथीगण ग्लूकोज का कई बार आपके एग्जाम में सूत्र पूछ रखा है, तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स से आंसर करना है कि ग्लूकोज का बेसिकली सूत्र क्या होता है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि मनुष्य में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण के कारण से होता है? निमोनिया, त्वचा का कैंसर और स्मॉल पॉक्स और पार्किंसन रोग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो त्वचा का कैंसर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों के कारण से होता है, जो बेसिकली आपको याद रखना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना किए जाने पर किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी भी को कोई विशेषता अधिकार नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ही संबंधित आर्टिकल 32 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा था संविधान का आत्मा, जो बेसिकली आपको याद रखना है। और दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में इनसे संबंधित 5 प्रकार की रीड जो आपके सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना, हमेशा आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा? दोस्तों अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और क्लास अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करना, मेरे मेहनत के लिए है ना। और अगर आपको इसी तरीके से क्लास चाहिए दोस्तों तो एक रिव्यू जरूर दीजिएगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का।